जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के दूसरे भाग यानी नागरिकता के बारे में। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्राविधान किए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। और ये जो नागरिकता का प्राविधान है भारतीय संविधान में, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से नागरिकता संबंधी प्राविधान लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और ये जो नागरिकता का कानून है, ये नागरिकता का प्राविधान है, ये संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी प्राविधान संविधान सभा के द्वारा लागू कर दिया गया। और नागरिकता ये संघ सूची के विषय में आता है। नागरिकता को संघ सूची के विषय में रखा गया, यानी नागरिकता संघ सूची का विषय है। और हमने आपको बताया नागरिकता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन अरस्तू के अनुसार अगर देखें तो नागरिक वो हैं जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वो सभी व्यक्ति क्या हैं? नागरिक कहलाएंगे। कौन कौन? जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाएंगे। ये किसने बताया? अरस्तू ने। ये अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है? जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लें, वो नागरिक कहलाएंगे। और देखेंगे भारतीय संसद द्वारा 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसमें नागरिकता संबंधी कुछ प्राविधान किए गए। इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन लास्ट में जब एनपीआर और एनआरसी पढ़ेंगे उसी समय देखेंगे 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम और 2019 में क्या उसमें संशोधन किया जा रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। अब तक 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 में अब तक संशोधन किया गया है। और 2003 में 16 देश के भारतवंशियों को लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पे दोहरी नागरिकता का प्राविधान किया गया। किसकी सिफारिश पे? लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पे। ये नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पे 16 देश के भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता का प्राविधान किया जा रहा है। तो कितने देशों को दोहरी नागरिकता, कितने देश के भारतवंशियों को? 16 देश के, 6 लिखा है, 16 देश के 16 देश के भारतवंशियों। यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है, भारतवंशियों। नागरिकों को नहीं, नागरिक होते तो उनको नागरिकता कहाँ से दी जाती। तो 16 देश के भारतवंशियों को दोहरी नागरिकता का प्राविधान कब किया गया? 2003 में किया गया। किसकी सिफारिश पे? लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पे किया गया। और इन 16 देशों में देखेंगे अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन यानी यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, पुर्तगाल, मॉरिशस, फिजी आदि देशों को शामिल किया गया है। आपसे जनरली प्रश्न पूछेगा तो यही अमेरिका, कनाडा, यूके यानी ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहीं से प्रश्न पूछता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है निम्न में से किस देश के भारतवंशी को दोहरी नागरिकता दी गई है? तो आपको इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हमने एक वर्ड यूज किया, भारतवंशी। ये भारतवंशी कौन होंगे? पहले इसको समझ लेते हैं। भारतवंशी को ही कहेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति, या भारतवंशी उन्हीं को कहेंगे। जो भारतीय मूल के हैं उन्हीं को भारतवंशी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PIOs, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। इसी को कहा जाएगा, किसको? भारतवंशी को। ये भारतवंशी उनको कहा जाएगा जो व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ के, ऐसे नागरिक जो भारत की नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? भारतवंशी या भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे सुनीता विलियम, माधुरी दीक्षित, कल्पना चावला, ये सब क्या हैं? भारतीय
मूल के व्यक्ति यानी भारतवंशी कहे जाएंगे। इन लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी, किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो इनको क्या कहेंगे? भारतवंशी कहेंगे। और एक बहुत पॉपुलर वर्ड है अप्रवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या? नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी अप्रवासी भारतीय। इसी को नॉन रेजिडेंट इंडियन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? एनआरआईज। एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआईज, इसी को क्या कहेंगे? अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय उसे कहेंगे ऐसा भारतीय नागरिक जो अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा हो, व्यापार के लिए या किसी और उद्देश्य से, यानी है तो वो नागरिक भारत का, लेकिन किसी काम से या वैसे ही विदेश में रह रहा है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित समय सीमा है कि वो तभी अप्रवासी कहा जाएगा जब वो लगभग 6 माह या 6 माह से अधिक का समय लगातार व्यतीत करता है विदेश में, तब वो क्या कहा जाएगा? अप्रवासी भारतीय। कितना दिन? कम से कम 6 महीना या 6 महीने से अधिक का समय। वैसे देखा जाए तो ये टाइम है 182 दिन का, यानी 182 दिन तक अगर कोई विदेश में रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा? अप्रवासी भारतीय। 182 दिन या उससे अधिक अगर कोई टाइम एक्सपेंड करता है लगातार तो अप्रवासी भारतीय कहा जाएगा। लेकिन कोई 1 महीने 2 महीने रहेगा तो उसको अप्रवासी भारतीय नहीं कहा जाएगा। और देखेंगे प्रत्येक 9 जनवरी को, कब? प्रत्येक 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, प्रत्येक 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं अप्रवासियों के लिए ही मनाया जाता है चूँकि इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा योगदान है अप्रवासियों का। अप्रवासी, चूँकि अप्रवासी भारतीय जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, सीधे विदेशी मुद्रा को भारत भेजते हैं, फॉरेन करेंसी को भारत भेजते हैं। और आपको पता है भारत सरकार को विदेशी मुद्रा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, चूँकि सारे इंटरनेशनल लेवल के सारे वर्क उसी से होने हैं। और देखेंगे अब अनुच्छेद 5 के बारे में। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता संबंधी प्राविधान है, तो उसी के बारे में अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी अधिकार के बारे में बताता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय क्या नागरिकता संबंधी प्राविधान थे, यानी कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी उस समय, उसी के बारे में अनुच्छेद 5 में बताया जाता है। और इस अनुच्छेद 5 में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास हो, अधिवास का मतलब मकान या रहने का कोई भी स्थान हो, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा, भारत का सिटीजन कहा जाएगा। कौन? जिसका भारत में मकान हो यानी अधिवास हो, या वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, या भारतीय संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इन 3 में से अगर कोई भी शर्त कोई पूरा करता उस समय जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय की ये बात कर रहा है, भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्राविधान क्या क्या? उसका मकान हो यानी अधिवास हो भारतीय राज्य क्षेत्र में, या वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, या भारतीय संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहा जाएगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वो भारतीय है। इन 3 में से कोई भी शर्त अगर कोई पूरा करता तो वो भारत का नागरिक हो सकता था। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार या प्राविधान के बारे में बात करता है। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्राविधान, नागरिकता संबंधी अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में बताया गया है। यहाँ पे प्रव्रजन का मतलब हुआ पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में बात कर रहा है। प्रव्रजन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना यानी माइग्रेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, क्या कहेंगे? प्रव्रजन।
यानी माइग्रेट करना, डिस्प्लेस कर जाना, उसी को क्या कहेंगे? प्रव्रजन। तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार या नागरिकता संबंधी प्राविधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और इस अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत प्रव्रजित कर जाएंगे यानी पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे, वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कब? 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आएंगे, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको 6 महीने तक अस्थायी रूप से भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब वो पाकिस्तान से भारत आएंगे तो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और 6 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से भारत में अस्थायी तौर पे रहेंगे और उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आपको पता है 1947 में जब देश का विभाजन होता है, भारत से पाकिस्तान टूट के अलग होता है, उस समय बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका अधिवास यानी मकान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, लेकिन वो भारत में रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान से भारत आना चाहेंगे, और इसीलिए ये अनुच्छेद 6 स्पेशली पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए जोड़ा गया, क्योंकि भारत सरकार को पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से भारत आना चाहेंगे और भारत में रहना चाहेंगे। इसीलिए अनुच्छेद 6 में स्पेशली पाकिस्तान की बात की गई है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्राविधान किया गया है। और आप देख रहे हैं कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो आ रहे हैं 6 महीने तक भारत में अस्थायी तौर पर रह के फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यानी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, और जो 19 जुलाई 1948 के पहले आ रहे हैं उनको सीधे भारत की नागरिकता दे दी जा रही है। यहाँ पे क्या कहा गया? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में, और अनुच्छेद 7 में कहा गया भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में, यानी भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार यानी नागरिकता संबंधी प्राविधान के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 7 में। 6 में क्या बताया? पाकिस्तान से भारत आने वाले, और 7 में उसी का उल्टा भारत से अब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तो बहुत सारे वही कंडीशन सेम कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में रहना चाहेंगे लेकिन उनका अधिवास मकान या वो भारत में रह रहे हैं तो वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी प्राविधान बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे फिर पाकिस्तान के ही संदर्भ में ही स्पेशली एक अनुच्छेद जोड़ा गया कि भारत से पाकिस्तान कोई जा रहा है तब के लिए क्या प्राविधान है, कहीं और किसी और देश में जाएंगे तब के लिए चीज़ नहीं था। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से 1 मार्च 1947 से पहले, कब? 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे, यानी वो सभी क्या कहे जाएंगे? पाकिस्तानी नागरिक। कब? 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से पाकिस्तान चला जाएगा वो भारतीय नागरिक नहीं कहा जाएगा, वो पाकिस्तानी नागरिक कहा जाएगा। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7 में कहा गया है। और देखेंगे अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में विदेशियों के बारे में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्राविधान। भारतीय उद्भव के यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनका उद्भव यानी जिनका जन्म कहाँ पे हुआ हो? भारत में, उनके संबंध में बात की गई है। लेकिन वो उनका जन्म तो भारत में हुआ हो, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे? भारतीय उद्भव के, उद्भव का मतलब भारत के, लेकिन ये भारत के बाहर रह रहे हों यानी ये विदेश में रह रहे हों, उनके संबंध में। और अनुच्छेद 8 में बताया गया कि
ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके किसी सगे संबंधी का जन्म भारत में हुआ हो, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसी मौसा, ये सब सगे संबंधी हैं। अगर खुद का जन्म ना हुआ हो तो उसके कम से कम सगे संबंधियों का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, और किस राज्य क्षेत्र में, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के दौरान भारत का राज्य क्षेत्र था। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिस भारतीय राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया था, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार जो भारत का राज्य क्षेत्र था, उस राज्य क्षेत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा सकता है और उसे भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उनके किसी भी सगे संबंधी माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम में वर्णित भारतीय राज्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ हो, उनके किसी संबंधी का जन्म हुआ हो, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में यहाँ पे देखिए 6 और 7 में पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य बात की गई है, लेकिन 8 में भारत के बाहर जो रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। भारत के बाहर का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में रह रहे हों, वो किसी अन्य देश में रह रहे हों लेकिन भारत में ना रह रहे हों, उनके लिए ये बात कही गई है कि स्वयं या कोई सगा संबंधी 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ हो, वो क्या होगा? भारत का नागरिक हो सकता है पंजीकरण के माध्यम से। और अनुच्छेद 9 देखेंगे। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता जब कोई ग्रहण करेगा तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये प्राविधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है, अपनी इच्छा से ग्रहण करता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में नागरिकता छीनने की बात कर रहा है कि नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी, इसकी बात कर रहा है। तो नागरिकता कब समाप्त होगी? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पे भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 देखेंगे। इस अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि कब भारत की नागरिकता बनी रहेगी, यानी भारत की नागरिकता कब नहीं छीनेगी। इस संबंध में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 क्या नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से संबंधित है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किससे संबंधित है? अनुच्छेद 10 से। इस नागरिकता के अधिकारों का बना रहना का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8, क्या अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 का पालन कर रहा हो और 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम का भी पालन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता सदैव बनी रहेगी, समाप्त नहीं होगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11 देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद कोई भी विधि बना सकता है नागरिकता से संबंधित। क्या कहा गया है अनुच्छेद 11 में? अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय की बात की गई है। यानी विधि का मतलब क्या हुआ? कानून। विनिमय का मतलब परिवर्तन करना, अदला बदली करना, कुछ भी कह सकते हैं उसको। कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है। यानी विधि द्वारा, यानी कानून के द्वारा वो संशोधन कर सकता है। कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार में, नागरिकता में कोई कानून बना सकता है। कौन? संसद बना सकता है। और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसको है? और ऑप्शन देता है विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद, विधानसभा। और आप देखेंगे
कि अनुच्छेद 11 में केवल संसद को ये अधिकार दिया जाता है। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के क्या कहेंगे? संसद। इसी अनुच्छेद 11 के तहत ही जो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम तैयार किया गया, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत, चूँकि अनुच्छेद 11 में ही संसद को ये अधिकार दिया गया था कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, और उसी अधिकार के कारण 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इसके आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं नागरिकता समाप्त के संबंध में क्या प्राविधान है। क्योंकि अभी तक हमने देखा अनुच्छेद 5, 6 और 8 में, इन सभी में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, क्या नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार हैं, इसको हमने देखा। और अनुच्छेद 7 में हमने देखा कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले जाएंगे उनकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी, यानी वो पाकिस्तानी नागरिक हो जाएंगे, भारत के नहीं रहेंगे। और क्या क्या प्राविधान है नागरिकता समाप्ति के, उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अगर कोई अपनी नागरिकता त्याग देता है तो नागरिकता त्यागने पे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और देखेंगे, यदि कोई विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है, स्वेच्छा से कोई किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और देखेंगे तीसरा, किसी भी विदेशी से शादी करने से पहले भारत सरकार को सूचना देना आवश्यक है। अगर भारत सरकार को सूचना दिए बगैर किसी भी विदेशी पुरुष या महिला से शादी की जाएगी तो उसकी नागरिकता, उसकी का मतलब भारत का जो नागरिक है उसकी नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। कब? अगर कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करता है उस स्थिति में, और भारत सरकार को बिना सूचना दिए, तो भारत सरकार को सूचना देना आवश्यक है किसी भी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और देखेंगे, भारत सरकार को सूचना दिए बगैर अगर कोई लगातार 7 वर्षों तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक लगातार कोई भारत सरकार को सूचना दिए बगैर किसी दूसरे देश में रहता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर सूचना दे के रहेगा तो वो क्या कहा जाएगा? अप्रवासी भारतीय यानी NRI कहा जाएगा। ठीक, NRI कब कहा जाएगा? जब वो भारत सरकार को सूचना समय समय पे देता रहेगा तो वो NRI कहा जाएगा। लेकिन अगर सूचना नहीं देता और 7 वर्ष तक, कम से कम 7 वर्ष तक वो विदेश में रह गया तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाए, अगर न्यायालय किसी को देशद्रोही मान ले, न्यायालय में किसी का दोष सिद्ध हो जाए, वो देशद्रोही हो जाए, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी किसी भी कोई भी अगर देशद्रोही हो जाता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी देशद्रोही होने पे। और अगर कोई नागरिकता प्राप्त करता है और गलत सूचनाएं देके नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यानी कपटपूर्ण नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो भी ये जानकारी मिलने के बाद कि उसने कपटपूर्ण नागरिकता प्राप्त की है, यानी उसने गलत इन्फॉर्मेशन देके नागरिकता प्राप्त की है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब? कपटपूर्ण नागरिकता प्राप्त करने पे, यानी गलत सूचना कोई देके अगर नागरिकता ग्रहण किया रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जब ये चीज़ पता चलेगा कि उसने गलत सूचना दी थी तो। और देखेंगे, अगर कोई जघन्य अपराध कर देता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, समाप्त हो सकती है। जघन्य अपराध, इसी को रेयर टू रेयरेस्ट कहा जाता है। किसको? जघन्य अपराध को। तो अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और अगला देखेंगे, अगर कोई साधु संत या फकीरी अपनाता है, ये साधु संत का मतलब है जो जंगल उंगल चले जाते हैं, उनको कह रहा है कि अगर कोई साधु संत या फकीरी अपनाता है
तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। जब उसका समाज से कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा तो वो नागरिक रह के भी क्या करेगा। और प्रमाणित, अगर कोई पागल हो जाए, अगर किसी को प्रमाणित कर दिया जाए कि वो पागल है, डॉक्टर उसको सिद्ध कर दे कि वो पागल है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है किसी भी प्रमाणित पागल की। यानी कोई प्रमाणित अगर पागल है, उसके पास सर्टिफिकेट है, डॉक्टर उसको घोषित कर दिया है पूर्ण रूपेण पागल, तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं एनपीआर और एनआरसी के बारे में। क्या एनपीआर, एनपीआर का मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर इसी को कहते हैं। ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर है, इसका प्राविधान 2003 में किया गया। और हमने आपको बताया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में तैयार किया गया था और 2003 में संशोधन किया गया था 1955 के नागरिकता अधिनियम में। और 2003 में जो संशोधन किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में, उसी 2003 के संशोधन के दौरान इस एनपीआर को 1955 के अधिनियम में शामिल कर दिया गया। यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में एनपीआर को कब शामिल किया गया, तो 2003 में शामिल कर दिया गया। और ये जो एनपीआर है, इसमें भारत में रह रहे उन सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखी जाती है जो लगभग 6 माह से भारत में निवास कर रहे हों या अगले 6 माह तक रहने के बारे में सोच रहे हों, यानी रहने के बारे में निर्णय कर चुके हों कि हमें अब भारत में अगले 6 माह तक रहना है, तो उनका भी नाम इस रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। किसमें? एनपीआर में। तो एनपीआर में क्या, 6 माह से भारत में कहीं भी कोई रह रहा है, रहना जरूरी है, उस वो जहाँ पे रह रहा हो, यानी वो टहलता ना रहे। ये नहीं कि आज यूपी में है, कल एमपी में, परसों बिहार चला गया, ऐसा नहीं। वो कम से कम 6 महीने तक एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान पे रहे, स्थान बार बार बदले ना। 6 माह तक अगर वो किसी एक स्थान पे रहता है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल कर लिया जाएगा। इससे भारत की टोटल पॉपुलेशन यानी वर्तमान में टोटल कितनी जनसंख्या है, इसके बारे में सटीक जानकारी मिल पाती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, इसमें चाहे विदेशी नागरिक हों चाहे भारत के नागरिक हों, जैसे भी हों, बस वो भारत के राज्य क्षेत्र में 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं या 6 महीने अगले 6 महीने से ज़्यादा रहने की प्लानिंग कर चुके हैं, उन सब को किस में शामिल किया जाएगा, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में यानी एनपीआर में शामिल किया जाएगा। और ये जो एनपीआर है, इसमें जो 6 महीने तक रहेंगे इनको सामान्य नागरिक की श्रेणी में रखा जाएगा। और ये जो एनपीआर है, प्रश्न पूछ सकता है कि एनपीआर में शामिल किए जाने वाले सामान्य नागरिक कौन होंगे, तो सामान्य नागरिक वो माने जाएंगे जो 6 महीने तक अस्थायी रूप से रहेंगे, चाहे भारत के वो नागरिक हों या ना हों। अगर वो 6 महीने तक किसी एक स्थान पे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको सामान्य निवासी माना जाएगा भारत का। और सामान्य निवासियों को ही एनपीआर में शामिल किया जाता है। तो सामान्य निवासी कौन हुए? जो 6 माह तक कम से कम भारतीय राज्य क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहें, भारत के राज्य क्षेत्र में यानी किसी एक विशेष स्थान पर रहें, उनको क्या कहा जाएगा? सामान्य निवासी। और सामान्य निवासियों को ही एनपीआर में शामिल किया जाता है। और जो ये एनपीआर होता है, इसका डाटाबेस तैयार किया जाता है और यही प्लानिंग भी है अभी की कि ये अभी तक डाटाबेस तैयार नहीं है। और इसका डाटाबेस गांव, कस्बा, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसका डाटाबेस तैयार करने का प्लान किया गया है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो एनपीआर का उद्देश्य ये है
कि भारत में रह रहे उन सभी व्यक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखी जाए जो भारतीय राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या विदेश से आए हों, उन सभी के बारे में सटीक जानकारी रखना ही इसका उद्देश्य है। यानी उनकी पहचान करना और उनका पूरा ब्यौरा रखना, उनके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करना, ये एनपीआर का उद्देश्य है कि भारत में कौन कहाँ पे रह रहा है और कहाँ से आया है, कहाँ का निवासी है, इन सब के बारे में जानकारी रखना एनपीआर का उद्देश्य है। अब देखते हैं एनआरसी। एनआरसी को कहेंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर इसी को कहेंगे हिंदी में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी। एनआरसी में देखेंगे नागरिकों का विवरण रखा जाता है, लेकिन इस एनआरसी में ऐसे नागरिक का विवरण रखा जाएगा जो ऐसे राज्य क्षेत्र से संबंध रखेंगे जहां से विदेशी भारत में आते हैं। यानी ऐसे राज्य क्षेत्र से संबंधित है एनआरसी जो भारत की, जो अन्य देशों की सीमाओं से लगने वाले राज्य हैं, उन राज्य के नागरिकों का ब्यौरा किसमें रखा जाएगा? एनआरसी में रखा जाएगा। देखिए, इसमें नागरिकों से मतलब नहीं था, यहाँ केवल भारत में निवास करने वाले सभी सामान्य निवासियों से मतलब था। यहाँ पे नागरिक से कोई मतलब नहीं है कि वो नागरिक हैं कि नहीं है, लेकिन वो भारत में रह रहे हैं तो वो एनआरसी में एनपीआर में शामिल किए जाएंगे। लेकिन ये जो एनआरसी है इसमें भारत सरकार अपने नागरिकों का ब्यौरा रखती है, सब लोगों का नहीं ब्यौरा रखेगी, सिर्फ अपने नागरिकों का ब्यौरा रखेगी। लेकिन ये जो नागरिक होंगे एनआरसी के अंतर्गत जिन नागरिकों को रखा जाएगा, ये जरूरी है कि वो भारत के ऐसे राज्य क्षेत्र से आते हों जिसकी सीमा किसी अन्य देश से लगती हो। यानी ऐसे राज्य शामिल होंगे एनआरसी में, ऐसे राज्य के नागरिक शामिल किए जाएंगे जहां से विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश करते हों। ऐसे प्रदेश के नागरिकों का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाएगा? तो एनआरसी में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि तेलंगाना के नागरिक एनआरसी में शामिल किए जाएंगे कि नहीं, तो क्या होगा? शामिल किए जाएंगे कि नहीं? तो नहीं शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये किसी ऐसे राज्य क्षेत्र से नहीं आते जहां से किसी अन्य देश की सीमा लगती हो, ऐसे राज्य क्षेत्र से नहीं आते जहां पे विदेशी घुसपैठ करते हों, जहां से किसी दूसरे देश से नागरिकों को आने का रास्ता प्राप्त हो, ऐसे किसी क्षेत्र से नहीं लगा हुआ है तेलंगाना। इसलिए अगर ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन दे के पूछ ले कि कौन सा ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसके नागरिकों को एनआरसी में शामिल किया जा सकता है, तो आप ध्यान देंगे उन्हीं राज्यों के नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो जहां से विदेशी भारत में प्रवेश करते हों, जो किसी दूसरे देश से जिसकी सीमा लगती हो, उन्हीं नागरिकों को एनआरसी में शामिल किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। और ये एनआरसी जो था ये 1951 की जनगणना हुई थी, उसी दौरान 1951 की जनगणना के दौरान ही इस एनआरसी को यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को तैयार किया गया था। और चूंकि आप देखेंगे भारत के विभाजन के बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ होने लगी थी, और यही कारण है कि 1951 में ही भारत सरकार सजग हो गई और अपने नागरिकों को जो भारत की सीमा से सटे हुए राज्य हैं उनकी पहचान करने के लिए एनआरसी का प्रावधान लाती है। और अपने नागरिकों को, चूँकि अगर पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन भारत के नागरिक हैं कौन नहीं हैं, तो कोई भी घुसपैठ करके भारत में बैठ सकता था, रह सकता था। इसलिए भारत सरकार ने खुद ही उनका ख्याल रखने के लिए एनआरसी तैयार की, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया, जिसमें भारत सरकार खुद ही ब्यौरा रखने लगी कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। और देखेंगे 25 मार्च 1971 के पहले से जो असम के राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं उनको
एनआरसी में शामिल किया गया। एनआरसी में शामिल होने का मतलब वो भारत के नागरिक हैं। तो उनको जो 25 मार्च 1971 के पहले से भारत में रह रहे हैं, चूँकि आपको पता है भारत में 1962 का युद्ध हुआ था, उस दौरान भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से असम लगता है और असम में बहुत ज़्यादा घुसपैठ उस समय भी हुई थी। यही कारण है कि भारत सरकार आइडेंटिफाई करने के लिए 25 मार्च 1971 के पहले से जो रह रहे हैं उनको तो भारत का नागरिक मानी, लेकिन इसके बाद के जो हैं आए हैं उनको एनआरसी में शामिल नहीं किया गया, यानी वो भारत के नागरिक नहीं हुए। और ये हमने आपको बताया कि ये वहीं पे लागू होगा जहाँ पे अन्य देश की सीमाओं से राज्य लगे होंगे, यानी भारत में प्रवेश करने का स्थान होगा। और एनआरसी क्या बताती है कि भारत के नागरिक कौन हैं, यानी भारत के नागरिक अगर हैं तो एनआरसी में वो शामिल किए जाएंगे। एनआरसी क्या बताता है कि ये भारत के नागरिक हैं, जिनका नाम एनआरसी में है वो भारत के नागरिक होंगे। तो आई होप कि ये एनआरपी और एनआरसी आप बेसिकली समझ ही गए होंगे। आप देखेंगे ये 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम था, इसमें नागरिकता देने का प्राविधान रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया गया था, आवेदन के माध्यम से किया गया था। यानी जो भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करवाए और नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन में शर्त रखी गई थी कि जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उस तिथि से 12 माह पूर्व वो व्यक्ति भारत में 12 माह पूर्व तक भारत में रहा हो। ऐसा नहीं है कि आए और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लिए। कम से कम 12 माह पूर्व तक, यानी जब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जब आवेदन कर रहे हैं, उससे 12 महीने पहले तक कम से कम वो रहा हो व्यक्ति। ये किसमें, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ये प्राविधान था कि 12 माह पूर्व रजिस्ट्रेशन के, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन की तिथि से 12 माह पूर्व तक भारत में निवास किया हो और 12 महीने से पूर्व वो 14 वर्षों में 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। मतलब ये 12 महीने पूर्व तो रहा ही हो, लेकिन भारत में वो 14 वर्ष पहले से रहना शुरू किया हो, यानी 14 वर्ष में वो लगातार अगर ना रहा हो 14 वर्ष तक, तो कम से कम इस 14 लगातार 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक, 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक रहा हो भारत में। ऐसा नहीं है कि अभी हम आए और 4 साल रहे फिर 10 साल के लिए गैप कर दिए, फिर आए अगली बार 10 साल रहे फिर गैप कर दिए, फिर 2 साल आए, तो ऐसा नहीं है। लगातार 14 वर्ष का टाइम लिया जाएगा। उस 14 वर्ष में आप लगातार कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहे हों, उसके बाद ही नागरिकता आपको प्राप्त होगी, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये शर्त किसमें दी गई थी, 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम में। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि ये जो भारत में आके निवास कर रहे हैं कम से कम 11 वर्ष तक, 14 वर्ष के भीतर कम से कम 11 वर्ष तक जो रह रहे हैं, ये आप वैध रूप से रह रहे हों, यानी वैधानिक तरीके से रह रहे हों। ऐसा नहीं है कि आप घुसपैठ करके चले आए हों और आप भारत में रहना शुरू कर दें तो आपको नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। 1955 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था। अब आप देखेंगे ये 2019 का जो संशोधन वाला लाया गया है, संशोधन किया जा रहा है 1955 के अधिनियम में, जिस पे विवाद चल रहा है, इसमें मात्र 3 देशों की बात की गई है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने देश, 3 देशों के परिप्रेक्ष्य बात की गई है। और ये जो 1955 का अधिनियम था, इसमें आप किसी भी देश से कहीं से भी आ सकते थे और पा सकते थे नागरिकता, लेकिन इसमें कुछ लोगों को विशेष छूट दी जा रही है, कुछ लोगों को वरीयता दी जा रही है। तो आप देखेंगे इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के संबंध में नागरिकता संबंधी प्राविधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक कहाँ के, भारत के अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक,
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के नागरिकता के संबंध में भारत सरकार ने प्राविधान किया है। और भारत सरकार ने कहा इस संशोधन में कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कितने हुए? 6। ये जो 6 अल्पसंख्यक हैं, देखिए अल्पसंख्यक वो कहा जाएगा जिसकी जनसंख्या उस देश की कुल जनसंख्या के 50% से कम हो, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएगा। तो आप देखेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये बौद्ध है, जैन, बौद्ध और पारसी, ये सभी अल्पसंख्यक हैं। तो इन अल्पसंख्यकों को भारत सरकार नागरिकता देने के संबंध में प्राविधान की है। और प्राविधान ये किया गया है कि अभी तक ये जो 1955 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहा हो, लेकिन यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष नहीं बल्कि आप 11 वर्ष में मात्र 5 वर्ष भी अगर भारत में रहे हैं, लगातार 11 वर्ष को काउंट किया जाएगा। उस 11 वर्ष में कुल मिला के अगर आप 5 वर्ष तक भारत में रहे हों और साथ ही साथ आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से संबंध रखते हों और मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट ना करते हों, यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन 6 में से किसी भी कम्युनिटी से हैं, यानी ये 6 अल्पसंख्यक हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक कौन हैं? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 कम्युनिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो इन अल्पसंख्यकों को ये वरीयता दी गई है, इन तीनों देशों से संबंधित जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये अगर लगातार 11 वर्षों में 5 वर्ष तक भारत में रहते हैं अस्थायी तौर पे, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जबकि 1955 के अधिनियम के अनुसार देख रहे हैं 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहा होना जरूरी है। तो यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है कि ये टाइमिंग क्यों घटा दी जा रही है। दिक्कत यहाँ पे है कि एक विशेष कम्युनिटी को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, जिसके वजह से समस्या आ रही है। मुस्लिम कम्युनिटी भारत की विशेष रूप से विरोध कर रही है और भी राज्य के और भी लोग विरोध कर रहे हैं। और देखेंगे इसमें ये जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, आप भारत के मैप में देखेंगे बांग्लादेश भारत से एकदम सटा हुआ है, भारत में समाया हुआ है, और पाकिस्तान भी भारत से सटा हुआ है। और बांग्लादेश के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा 1975 में घुसपैठ हुई थी, और वो घुसपैठ कहाँ पे हुई थी? असम में। और असम के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी प्रवेश कर गए थे और वहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सारे बांग्लादेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको भारत सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से, यानी 1955 के अधिनियम के रास्ते से ले जाना चाह रही है, और इन सबको 2019 के संशोधन वाले प्रक्रिया के माध्यम से ले जाना चाह रही है। और आप देखेंगे राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति दे दी है, यानी संसद में ये बिल पास हो गया है, ये संसद में पारित किया जा चुका है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।